तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हम पॉलिटिकल थ्योरी कॉन्सेप्ट एंड डिबेट की आपकी एक यूनिट है फ्रीडम, इसको काफ़ी अच्छे से कवर करेंगे। देखिए दोस्तों, इस यूनिट में आपको नकारात्मक और सकारात्मक स्वतंत्रता को भी पढ़ना था, जिसको हमने पहले ही एक वीडियो में पढ़ लिया है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम जो सशक्तिकरण है, जो स्वराज है, इन टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखना ताकि सारी बातें आप समझ सकें, और ये पूरी की पूरी वीडियो आपके सिलेबस के ऊपर बेस्ड है, तो यही कहूँगा इंपॉर्टेंट वीडियो है, आप पूरी देखिए वीडियो को। अब चलिए दोस्तों, बिना देरी के अपने वीडियो को शुरू करते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखिए, हमें स्वतंत्रता को पढ़ना है, सशक्तिकरण यानी कि इमेंसिपेशन को पढ़ना है, और स्वराज को समझना है। यहाँ पर ये तीन मेनली जो टॉपिक है, इन्हें हमें समझना है। अब देखिए, अगर मैं बात करूँ स्वतंत्रता की, तो पहले की जो वीडियो थी उसमें आपको ऑलरेडी स्वतंत्रता अच्छे से समझा दिया गया है कि आखिर स्वतंत्रता का शाब्दिक मीनिंग वगैरह क्या होती है, तो आप मतलब आपने पहले ही समझ लिया है। यहाँ पे हम थोड़ा सा भारत के कॉन्टेक्स्ट में देखेंगे कि भारत में किस तरह से स्वतंत्रता प्राप्त है, या कौन कौन से वो अधिकार या अनुच्छेद हैं जिसमें भारतीय संविधान भारतीय नागरिकों को स्वतंत्रता प्रदान करता है, इसको हम समझेंगे। इसके साथ ही इमेंसिपेशन क्या होता है, इसे डिटेल में कवर किया जाएगा, और स्वराज स्वराज से भी डायरेक्टली क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, तो इसे भी कवर किया जाएगा। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले बात करते हैं स्वतंत्रता और भारतीय संविधान की। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 19 से 22 स्वतंत्रता के बारे में है। अनुच्छेद 19 सभी नागरिकों को 6 अधिकारों की गारंटी देता है। इसमें है बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, शांतिपूर्वक एकत्रित होने का अधिकार बिना किसी हथियार के, संघ या यूनियन बनाने का अधिकार, पूरे भारत में स्वतंत्र रूप से घूमने का अधिकार, और भारत के किसी भी हिस्से में निवास करने या बसने का अधिकार, किसी भी पेशे यानी कि व्यवसाय को अपनाने का अधिकार। तो देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें भारतीय संविधान की स्वतंत्रता के क्षेत्र में, तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 19 है, जो अनुच्छेद 20 है, जो अनुच्छेद 21 है, और जो अनुच्छेद 22 है, ये जितने भी अनुच्छेद हैं वो अनुच्छेद स्वतंत्रता के बारे में जानकारी देते हैं, या स्वतंत्रता संबंधी प्रावधान इनमें हम देख सकते हैं। अकेले ये जो आर्टिकल 19 है, ये जो अनुच्छेद 19 है, ये अकेले ही 6 तरह की अधिकारों या 6 तरह की जो स्वतंत्रता संबंधित जो अधिकार है वो प्रदान करता है। जैसे कि बोलने और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार, मतलब बोलने जो मतलब हम बोलते हैं किसी भी चीज़ के बारे में, तो बोलने का अधिकार है। ठीक है, किसी विषय को लेकर हम अपने मत, हमारा क्या विचार है किसी विषय को लेकर, वो हम प्रस्तुत कर सकते हैं, ये अधिकार दिया गया है। शांतिपूर्ण ढंग से लोग एकजुट हो सकते हैं बिना हथियार लिए। ठीक है, लोग अपना यूनियन बना सकते हैं, जैसे कि मजदूर अपना यूनियन बनाते हैं, संघ बना सकते हैं। ठीक है, ये अधिकार है। इसके साथ ही पूरे भारत में, हम पूरे देश में कहीं भी स्वतंत्र रूप से घूम सकते हैं। इसके अलावा निवास कर सकते हैं, कहीं पर भी बस सकते हैं। इसके साथ ही किसी पेशे मतलब किसी भी तरह का व्यवसाय हम कर सकते हैं। तो ये सारे 6 अधिकार अकेले अनुच्छेद 19 में प्रदान किए गए हैं। हालांकि इन पर थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं पर प्रतिबंध भी है, कुछ कुछ एरिया में, जैसे कि मान लो कहीं पर धारा 144 लागू है, तो वहाँ पर आप अच्छे से घूम नहीं सकते, आपसे कहा जाता है कि आप अपने घर में रहिए, तो वो अलग सिचुएशन हो जाती है। तो ओवरऑल यहाँ पे हमने आर्टिकल 19 को हल्का सा समझा। इसके साथ ही अगर मैं आर्टिकल 20 की बात करूं, अनुच्छेद 20 की बात करूं, तो ये अनुच्छेद अपराध के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण प्रदान करता है। कहने का मतलब यह है कि किसी भी व्यक्ति को मतलब गलत तरीके से दोषी ना ठहराया जाए, इससे संबंधित है आर्टिकल 20। जैसे कि किसी व्यक्ति को एक ही अपराध के लिए 2 बार सजा ना दी जा सके, तो ये सारे प्रावधान अनुच्छेद 20 में किए गए हैं। इसके अलावा अनुच्छेद 21 के द्वारा प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता प्रदान की गई है। इसका मतलब है कि किसी व्यक्ति को उसके प्राण या दैहिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। मतलब जो कानून बनाए गए हैं इस अधिकार को लेकर, उसी के अकॉर्डिंग थोड़ा बहुत प्रतिबंध या जो भी मतलब जो भी चीज़ें हैं वो प्राण और दैहिक स्वतंत्रता के ऊपर लगाई जा सकती हैं, अन्यथा नहीं, मतलब पूरी तरह स्वतंत्रता प्राप्त है। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार, अनुच्छेद 21 जो ए है वो शिक्षा का अधिकार प्रदान करता है। इसके अलावा निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण, अनुच्छेद 22 के द्वारा निरोध एवं गिरफ्तारी से संरक्षण का मतलब यह है कि मान लीजिए एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया जाता है, तो ऐसा प्रावधान किया गया है इस कानून के अंतर्गत कि उस व्यक्ति को गिरफ्तारी के 24 घंटे के अंतर्गत, अगर वो व्यक्ति 24 घंटे मतलब उसको होने वाले हैं, अगर किसी भी व्यक्ति को अगर गिरफ्तार किया गया है, तो उसे 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रस्तुत किया जाएगा। तो ये सारे प्रावधान इसमें किए गए हैं।
तो बस यहाँ पर हमने हल्का सा समझ लिया कि भारत के संविधान में किस तरह के अधिकार प्रदान किए गए हैं स्वतंत्रता से संबंधित। ठीक है, तो इसे बस हमें हल्का सा समझना था। आई होप यहाँ तक आपको सामान्य बातें समझ में आ गई हों। दोस्तों अब हम बात करते हैं इमेंसिपेशन की, यानी कि सशक्तिकरण की। यहाँ पे थोड़ा सा ध्यान देना, कुछ कंफ्यूजन क्रिएट हो गई है। यहाँ पे देखिए, इमेंसिपेशन का अगर मैं एग्जैक्ट हिंदी निकालूं तो गूगल अगर आप करोगे या ट्रांसलेट वगैरह करोगे तो मुक्ति लिखा हुआ आएगा। यानी कि यहाँ पे जो मैंने अर्थ लिखा है या इसके कॉन्टेक्स्ट में आप समझ सकते हैं। तो इमेंसिपेशन का एक शाब्दिक जब हम ट्रांसलेशन करते हैं तो सशक्तिकरण लिखा हुआ नॉर्मली नहीं आएगा, लेकिन हाँ फिर भी इमेंसिपेशन ये जो शब्द है वो सशक्तिकरण से मिलता जुलता है, हिंदी के सशक्तिकरण के शब्द से मिलता जुलता है। आप यूं भी कह सकते हैं कि इमेंसिपेशन और एम्पावरमेंट, जिसे हिंदी में हम सशक्तिकरण कहते हैं, तो ये दोनों ही जो शब्द हैं इमेंसिपेशन और एम्पावरमेंट, ये दोनों ही मिलते जुलते हैं। और मैंने यहाँ पर इमेंसिपेशन की हिंदी यहाँ पे सशक्तिकरण लिखा है, क्योंकि जो अभी आप देखेंगे कि ट्रांसलेट किया जाता है कई सारी किताबों में, तो सशक्तिकरण भी लिख दिया जाता है। तो यहाँ तक ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। थोड़ी सी जो कन्फ्यूज़न थी वो मैंने आपको बताई है, वो कन्फ्यूज़न नहीं है, वो बस मैं आपको समझा रहा हूँ। अब देखिए दोस्तों, डायरेक्टली यहाँ पर आते हैं कि इमेंसिपेशन है क्या। तो देखिए, इमेंसिपेशन का अर्थ है कि किसी मनुष्य को उन सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक या कानूनी बंधनों से मुक्त कराना जो उसे निकृष्ट जीवन जीने या निकृष्ट कार्य करने के लिए विवश करते हैं। मतलब ये जो दो लाइन में आपको अर्थ बताया जा रहा है, ये मुख्य अर्थ है इमेंसिपेशन का। देखिए दोस्तों, इमेंसिपेशन का अर्थ यही है कि कोई मनुष्य है जो बहुत ही दयनीय स्थिति में है, जो बहुत ही मतलब बेकार जीवन जीने के लिए मजबूर है, या उसके लिए कई सारे कड़े नियम या कायदे कानून समाज में बनाए गए हैं, तो उससे उसे मुक्ति दिलाना। ठीक है, उस व्यक्ति को उन कानूनों से, या जो बेकार कानून है उनसे उस व्यक्ति को मुक्ति दिलाना ही इमेंसिपेशन है। जैसे कि दास प्रथा के अंतर्गत जो दास थे, जब उन दास प्रथा का अंत किया गया तो दासों को क्या किया गया, इमेंसिपेट किया गया, मतलब उन्हें मुक्ति दिलाई गई दास प्रथा से। तो आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि जो बेकार कानूनी प्रथाएं हैं, जो बेकार सामाजिक आर्थिक जो प्रथाएं हैं, जो बंधन है, उनसे व्यक्तियों को आज़ाद कराना, यही क्या है, इमेंसिपेशन है, या मुक्ति या सशक्तिकरण भी आप कह सकते हैं कि है। देखिए यहाँ पर लिखा है कि इमेंसिपेशन का अर्थ है सशक्तिकरण या उत्थान। तो यहाँ पे यही बताने का प्रयत्न किया जा रहा है कि इमेंसिपेशन को आप सशक्तिकरण के रूप में हिंदी में समझ सकते हैं। तो इमेंसिपेशन का या ये जो सशक्तिकरण अर्थ यही हो गया, एक तरह से उत्थान होना, लोगों को जागरूक करना, या लोग सामाजिक स्थिति में लोगों का उत्थान होना। उदाहरण के लिए गरीबों और दलितों के उत्थान के लिए, उनकी स्थितियों में सुधार करने के लिए नीतियां और कार्यक्रम लाना, लोगों को ऐसी स्थितियों या शक्ति से लैस या मतलब संपन्न करना जो उन्हें स्वतंत्र रूप से अपने काम करने में सक्षम बनाती है। कुल मिलाकर आपको आई होप एम्पावरमेंट का मतलब तो पता ही होगा, वही मतलब है यहाँ पर इमेंसिपेशन का यहाँ पे रखा जा रहा है। क्या रखा जा रहा है कि जो कमजोर वर्ग है, जो गरीब वर्ग है, जो दलित वर्ग है, भारतीय समाज में दलित वर्ग हो गया, या जो नस्लीय आधार पर जो जिन लोगों के साथ भेदभाव होता है, जो जैसे कि अब अफ्रीकन कंट्री में आप देखो या अमेरिका में देखो, जो नस्लीय आधार पर जो रंग भेद है, तो इससे जो पीड़ित जो व्यक्ति हैं, जब उनका उत्थान होता है सामाजिक जीवन में, जब वो एक अच्छे पायदान पर पहुंचते हैं, या उन्हें जब सशक्त किया जाता है, उन्हें मतलब जागरूक बनाया जाता है अपने अधिकारों के लिए, ठीक है, तो इसे ही हम इमेंसिपेशन के रूप में देखते हैं, सशक्तिकरण के रूप में देखते हैं। सशक्तिकरण में वर्ग, जाति, पंथ, धर्म, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव या शोषण को रोकना भी शामिल है। आमतौर पर सशक्तिकरण का अर्थ है किसी व्यक्ति को शक्ति से लैस करना, मूल रूप से निम्न विशेषाधिकार प्राप्त वर्ग को। तो देखिए दोस्तों, सशक्तिकरण में यहाँ पे ये भी बात शामिल है कि किसी प्रकार का भेदभाव ना हो। ठीक है, यहाँ पे इमेंसिपेशन वगैरह के ये जो शब्द है, इसमें ये चीज़ भी शामिल है कि किसी भी प्रकार का भेदभाव ना हो या शोषण ना हो, स्पेशली जो निम्न वर्ग है उसके साथ। भारत में ऐसे कई लोग थे जो आम लोगों के उत्थान, सशक्तिकरण या उत्थान से जुड़े थे। गांधी जी महिला सशक्तिकरण और अछूतों के उत्थान के लिए खड़े हुए और उन्हें बराबरी पर खड़ा किया। ईश्वर चंद्र विद्यासागर, स्वामी दयानंद सरस्वती महिला शिक्षा और विधवा पुनर्विवाह के लिए खड़े थे। राजा राम मोहन रॉय ने भारत में प्रचलित सती प्रथा को समाप्त कर दिया। तो देखिए दोस्तों, हम कई सारे लोगों के नाम भी बताए गए हैं, जैसे कि भारत में अगर हम बात करें तो गांधी जी हो गए, स्वामी दयानंद सरस्वती हो गए, विद्यासागर जी हो गए, या
राजा राम मोहन रॉय हो गए, तो ये प्रमुख व्यक्ति थे, या और भी कुछ व्यक्ति थे जिन्होंने सशक्तिकरण के लिए बहुत ज़्यादा कार्य किया। स्पेशली महिलाओं की सशक्तिकरण के लिए कार्य किया कि महिलाओं को जागरूक बनाया जाए, उन्हें मतलब इतना सक्षम बनाया जाए कि वो अपने अधिकारों के लिए खड़ी हो सकें, वो अपने अधिकारों की मांग कर सकें। तो आई होप सशक्तिकरण का मतलब आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, अछूतों के उत्थान की बात की गई, तो उन्हें सशक्त बनाने का प्रयास किया गया। तो यहाँ पे कुछ उदाहरण थे ये। अमेरिका के राष्ट्रपति अब्राहम लिंकन ने पूरी तरह से गुलामी को समाप्त कर दिया, जो दास प्रथा थी उसका अंत किया। दक्षिण अफ्रीका में नेल्सन मंडेला और गांधी जी ने नस्लीय भेदभाव का विरोध किया। पंडित पंडिता रमाबाई, सरोजिनी नायडू, सुचिता कृपलानी, कमला नेहरू और एनी बेसेंट आदि भारतीय समाज में सभी वर्गों के लोगों को सशक्त बनाने में बहुत सक्रिय रूप से शामिल थे। सशक्तिकरण शब्द में स्वार्थ का एक तत्व है, जिसका अर्थ है स्वयं को सशक्त बनाना। यह हमसे पहले डालता है, ये हमसे पहले मैं डालता है, यहाँ पे मैं होगा, ठीक है, मैं, यहाँ हमसे पहले मैं डालता है। जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो सबसे पहले हमारे दिमाग में जो चीज़ आती है वह है स्वयं का सशक्तिकरण, और फिर हम दूसरों के सशक्तिकरण के बारे में सोचते हैं। अब यहाँ पे बात को ध्यान से समझिए। देखिए, ये जो सशक्तिकरण शब्द है, नॉर्मली इमेंसिपेशन ही आप समझिए इसे। तो यहाँ पे पहला एक जो शब्द है, इसमें इसमें स्वार्थ का अर्थ शामिल है। मतलब इसमें स्वार्थ शामिल है। कहने का मतलब यह है, जब हम सशक्तिकरण की बात करते हैं तो उसमें पहले हम सबसे पहले अपने सशक्तिकरण की बात करते हैं, अपने एम्पावरमेंट की बात करते हैं, तब जाकर हम फिर दूसरों की बात करते हैं कि हमें अपने आप को पहले सशक्तिकरण करना है, अपने आप को पहले जागरूक बनाना है, अपना मतलब अपने आप को हिम्मती बनाना है, और फिर दूसरों को भी हमें सशक्त बनाना है, दूसरों को भी जागरूक बनाना है, दूसरों को भी हमें सक्षम बनाना है। सशक्तिकरण की अवधारणा को समझने के लिए हम समाज में रहने वाले व्यक्तियों के अधिकारों और बुनियादी जरूरतों का उदाहरण ले सकते हैं, जो समाज का मूल घटक है। यदि किसी व्यक्ति के अधिकार का उल्लंघन होता है तो वह प्राधिकार या प्राधिकरण द्वारा कार्यान्वित अधिकारों को प्राप्त करने के लिए अपनी आवाज़ उठाता है, जो इसके कार्यान्वयन के लिए जिम्मेदार है। तो इस तरह दोस्तों आप यहाँ आप समझ सकते हैं। देखिए, सशक्तिकरण की अवधारणा को आप ऐसे भी समझ सकते हैं कि अगर मान लीजिए आज के टाइम पर भारत में किसी एक व्यक्ति के जो अधिकार है उसका उल्लंघन होता है। मान लो कि भारत में आज जैसे कि मान लो कास्ट जो प्रथा है, उसे एक तरह से भारत में जो दलित जो व्यवस्थाएं हैं, जिस जो मतलब कुरीतियां थी, उसका अंत किया जा चुका है। ठीक है, शूद्र जाति से संबंधित जो वर्ग रहा था, जो दलित वर्ग रहा था भारत में, तो उसके साथ जो मतलब भेदभाव बढ़ता जा रहा था, उसको खत्म किया जा चुका है। लेकिन फिर भी अगर किसी भी तरह से जो अधिकार दिए गए हैं, अगर उसका उल्लंघन होता है किसी व्यक्ति के द्वारा, मान लो कोई दलित व्यक्ति है, तो उसके साथ उसके जो अधिकार हैं उसका उल्लंघन किया जाता है। ठीक है, तो अगर ऐसी स्थिति में अगर उसका उल्लंघन किया जाएगा तो वो क्या करेगा, वो अदालत जाएगा। ठीक है, वो कोर्ट चला जाएगा। तो कोर्ट में जाएगा और कोर्ट क्या करेगी, उसके अधिकारों को लागू करवाएगी, और जिसने उसके अधिकारों का उल्लंघन किया उसको दंड भी देगी। तो ये होता है सशक्तिकरण, कि आपके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है और आप उसके लिए आवाज़ उठा रहे हैं, या आप अपने आप को इतना सशक्त बनाए हैं कि आप जो भी संबंधित प्राधिकरण है वहाँ पर जाते हैं और अपने अधिकारों को लागू करवाने के लिए कहते हैं। तो ये है जागरूकता, ये है सशक्तिकरण। हालांकि सशक्तिकरण के कई सारे रूप हैं, इसीलिए अभी हम इसके प्रकारों को भी जानेंगे, क्योंकि आप हर क्षेत्र में देख सकते हैं सशक्तिकरण चाहिए। जैसे कि महिलाओं के लिए अगर हम सशक्तिकरण की बात करें तो महिलाओं के लिए दो तरह के सशक्तिकरण होना बहुत अनिवार्य है। मैं अपनी पर्सनल बता रहा हूँ। एक तो ये हो गया कि पहले आप एम्पावरमेंट के जरिए आप उन्हें हिम्मती बनाइए, या उतना मतलब एजुकेटेड बनाइए, या सारा ज्ञान दीजिए महिलाओं को। और दूसरा आप ये कर सकते हो कि साथ में आप उन्हें इतना सक्षम बनाइए कि वो अपने ऊपर ही निर्भर रहें, वो किसी दूसरे के ऊपर डिपेंड ना हो। तो ये चीज़ें सशक्तिकरण में उनकी काफ़ी ज़्यादा मददगार साबित होंगी और हो रही हैं। तो अलग अलग क्षेत्र में हमें सशक्तिकरण की या एम्पावरमेंट की आवश्यकता है। इसीलिए अब हम बात करते हैं इसके प्रकारों की। तो यहाँ तक हमने दोस्तों, आई होप यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। यहाँ हमने सशक्तिकरण यानी कि इमेंसिपेशन की बात की है। तो आई होप ये सामान्य बातें आपको समझ में आई होंगी। अब हम इसके प्रकारों को देख लेते हैं। तो सामान्य इसके प्रकार हैं कुछ। देखिए, सामान्य तौर पर अगर हम बात करें तो पाँच तरह के इसके प्रकार हैं, या 5 तरह से इसको वर्गीकृत किया गया है।
देखिए, पहला है सामाजिक सशक्तिकरण। किसी व्यक्ति की उत्पीड़न, शोषण या किसी भी प्रकार के भेदभाव को रोकने की शक्ति को बढ़ाता है। देखो, सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब यह है कि एक व्यक्ति को सामाजिक रूप से आप सशक्त बना दो, एम्पावरमेंट कर दो उसका, इसको एम्पावर कर दो। मतलब ये है कि सामाजिक रूप से अगर आप व्यक्ति को सशक्त बना दोगे, तो समाज में अगर उसके साथ कोई भी भेदभाव होगा, तो वो उसके खिलाफ खड़ा होगा। ठीक है? तो सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब ये है कि व्यक्ति अगर सामाजिक रूप से सशक्त है, तो वो समाज में किसी का अन्याय या शोषण नहीं सहेगा। इसके लिए भारतीय संविधान में कानून भी बनाया गया है। सामाजिक सशक्तिकरण के लिए व्यक्ति के लिए कानून बनाया गया है। देखो, जैसे कि आर्टिकल 15 हो गया, आर्टिकल 17 हो गया, या दूसरे जो आर्टिकल हैं, कई तरह के भारत में आर्टिकल संविधान में शामिल किए गए हैं, जो व्यक्तियों को सामाजिक रूप से सशक्त बनाते हैं। जैसे कि आर्टिकल 15 सभी लोगों को समझा रहा है भाई, कि समाज में आप किसी के साथ भेदभाव नहीं करेंगे, और किसी के साथ भेदभाव होता है तो वो अपने अधिकारों के उल्लंघन के लिए या वो मुकदमा भी कर सकता है, या वो अदालत का सहारा ले सकता है। तो ये चीज़ें सामाजिक रूप से व्यक्तियों को सशक्त बनाती हैं। ये सिर्फ कमज़ोर लोगों को सशक्त नहीं बना रही, बल्कि जो जो मतलब उच्च जाति से संबंधित लोग थे, जो संपन्न वर्ग के लोग थे, उनको भी सशक्त बना रही है कि आप भेदभाव नहीं करेंगे किसी के साथ। अगर आप ऐसा करते हैं तो वो कानून का उल्लंघन होगा। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा राजनीतिक सशक्तिकरण। देखो, राजनीतिक सशक्तिकरण का मतलब यह है कि आप व्यक्ति को राजनीतिक सशक्तिकरण उसका कर दो। मतलब यह है कि व्यक्ति के अंदर इतना मतलब हिम्मत हो कि वो राजनीतिक तौर पर चुनाव लड़ सके या वोट देने जा सके, अपनी मनपसंद पार्टी को चुनाव में जीत दिलाने का प्रयास कर सके, मतलब उसके लिए वोट दे सके। मतदान का अधिकार, निर्णय लेने में भाग लेने का अधिकार, चुनाव लड़ने का अधिकार, एससी एसटी के लिए सीटों का आरक्षण, और संघ, राज्य, जिला और अन्य स्थानीय निकायों में महिलाओं के लिए आरक्षण का प्रावधान शामिल है। आई होप ये सारी बातें समझ में आई होंगी। आर्थिक सशक्तिकरण का उद्देश्य अमीर और गरीब के बीच की खाई को कम करना और समान अवसर प्रदान करना है। देखो, आर्थिक सशक्तिकरण का मतलब यह है कि व्यक्तियों को समान अवसर दिए जाएं। यह एक ऐसा वातावरण बनाता है जहां एक व्यक्ति अपने और अपने परिवार के लिए कमाने के लिए काम कर सकता है। जैसे कि आरक्षण की व्यवस्था जो की गई है, वो एक तरह से आप देखोगे कि आरक्षण की व्यवस्था को आप इसमें रख सकते हो आर्थिक सशक्तिकरण के अंतर्गत। क्योंकि देखो, सिंपल सी बात है, अगर मेरे पास अधिकार है कि मैं किसी भी अपने अधिकार के उल्लंघन के लिए अदालत जा सकता हूँ, तो मेरे पास अदालत जाने के लिए पैसे भी होने चाहिए। मेरा काम ऐसा होना चाहिए कि अगर मैं 2 दिन छुट्टी भी ले लूँ, तो मेरे काम पर फ़र्क नहीं पड़ेगा। मेरे पास इतना पैसा रहेगा कि मैं उस अधिकार के उल्लंघन के लिए अदालत आराम से जा सकता हूँ, एक वकील भी कर सकता हूँ। ठीक है? तो आर्थिक रूप से सशक्त बनाना, यही इसे कहते हैं कि अगर व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न या सशक्त नहीं होगा, तो वो अपने अधिकारों का फ़ायदा कैसे उठाएगा? ज़ाहिर-सी बात है, आज के टाइम पर आप देखिए, चाहे आप कितना भी कह लीजिए कि एक गरीब से गरीब व्यक्ति चुनाव लड़ सकता है, लेकिन ज़ाहिर-सी बात है, जिस व्यक्ति के पास पैसा है, वो अच्छे से चुनाव लड़ पाएगा। ठीक है? वो चुनाव का खर्च वहन कर सकता है। तो जो व्यक्ति आर्थिक रूप से संपन्न होगा, उसके लिए चुनाव लड़ना काफ़ी ज़्यादा मतलब मतलब सुविधा मतलब आसान होगा। तो ये है आर्थिक सशक्तिकरण। इसके द्वारा व्यक्तियों को आर्थिक रूप से सशक्त करने का प्रयास किया जाता है। इसके लिए जैसे कि रोज़गार के समान अवसर अनुच्छेद 16 में दिए गए हैं। महिलाओं और पुरुषों को एक समान वेतन दिया जाएगा, इसका प्रावधान किया गया है। राज्य के नीति निर्देशक तत्वों में काम करने का अधिकार दिया गया है। इसके अलावा आर्टिकल 42 में काम की शर्तों के अधिकार दिए गए हैं, मतलब कुछ शर्तें भी निर्धारित की गई हैं कि जो व्यक्ति काम करेगा, ऐसा ना हो कि उसके उसके मतलब उसका शोषण किया जाए। तो इस कई सारी चीज़ें हैं। इसके रिगार्डिंग सरकार समय-समय पर कानून भी बनाती है इनको लागू करने के लिए। इसके साथ ही एक जो सशक्तिकरण है, वो है कानूनी सशक्तिकरण। कानूनी सशक्तिकरण का मतलब दोस्तों ये है कि कानूनी रूप से लोगों को जागरूक करना। कानूनी सशक्तिकरण की गारंटी हर देश में एक अच्छी कानूनी प्रणाली के माध्यम से दी जाती है। इनमें किसी व्यक्ति के बुनियादी मानवाधिकार, मौलिक अधिकार और अन्य अधिकार शामिल हैं, जिन्हें राज्य समय-समय पर लागू करता है। कानूनी अधिकार न्यायालयों द्वारा प्रवर्तनीय यानी कि लागू किए जाते हैं, और इनका उल्लंघन करने पर सजा मिलेगी। इसलिए कानूनी सशक्तिकरण के लिए एक स्वतंत्र और निष्पक्ष न्यायपालिका की आवश्यकता होती है या महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों, कानूनी सशक्तिकरण में मतलब जो कानून है, उससे व्यक्तियों को जागरूक कराया जाता है कि मौलिक अधिकार क्या हैं, क्या-क्या अधिकार दिए गए हैं, क्या कानून है। ठीक है? उसका अगर उल्लंघन करोगे तो सज़ा मिलेगी। तो ये सारी चीज़ें सशक्त की जाती हैं, और इसमें एक कानूनी सशक्तिकरण में
एक निष्पक्ष और स्वतंत्र न्यायपालिका महत्वपूर्ण होती है, ताकि वो कानूनों के उल्लंघन के बाद सही डिसीजन लेते हुए व्यक्ति के कानून को लागू करवा सके, अधिकारों को लागू करवा सके। लिंग सशक्तिकरण, एक पांचवा जो सशक्तिकरण है वो है लिंग सशक्तिकरण। इसका उद्देश्य समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच असमानता को खत्म करना है। इसका उद्देश्य पुरुषों और महिलाओं के साथ समान व्यवहार करना है। अगर महिलाओं को शिक्षा, कौशल और प्रशिक्षण ट्रेनिंग प्रदान किया जाता है तो वे उन सभी कार्यों और जिम्मेदारियों को भी निभा सकती हैं जो पुरुष समाज में करते हैं। तो लिंग सशक्तिकरण का मतलब ये है कि महिला और पुरुषों को समान रूप से देखा जाए, लिंग भेदभाव ना हो। लिंग रूप से सशक्त करने का मतलब ये भी है कि महिलाओं के उत्थान के लिए महिलाओं की शिक्षा या कौशल को और ज़्यादा बढ़ाया जाए, उन्हें पुरुषों के समान ट्रेनिंग दी जाए, कौशल दिया जाए, शिक्षा दी जाए, ताकि वो बिल्कुल बराबरी का स्थान रखते हुए सारे कार्य कर सकें। तो ये था लिंग सशक्तिकरण। आई होप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ गई होंगी। दोस्तों अब हम बात करते हैं स्वराज की। ठीक है, स्वराज क्या है, कैसे है, सारी बातें होंगी, बस आप वीडियो को पूरा देखिए। ठीक है, स्वराज का अगर हम शाब्दिक अर्थ लें तो स्वशासन या अपना राज्य। स्वराज का नॉर्मली जो अर्थ है वो होता है स्वशासन। ठीक है, नॉर्मली एक कम शब्दों में अगर हम बात करें तो आप कह सकते हैं कि स्वराज का अर्थ स्वशासन है। कई बार आप इसे स्वतंत्रता से भी जोड़कर देख सकते हो। ठीक है, लेकिन फिर भी इसका अर्थ काफ़ी व्यापक है। तो यहाँ पे आप सारी बातें होंगी, आप यहाँ पे ध्यान से समझिए। देखिए, स्वराज शब्द का पहली बार जो प्रयोग है वो स्वामी दयानंद सरस्वती ने किया था। इसके बाद इस शब्द का प्रयोग गोपाल कृष्ण गोखले के द्वारा 1905 में किया गया था। इसके बाद आधिकारिक तौर पर दादा भाई नौरोजी ने इसका प्रयोग 1906 में कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में की थी। ठीक है, स्वराज की बात। तो ये सारी चीज़ें थी। इसके साथ ही ये जो शब्द है स्वराज वो तब बहुत ज़्यादा सुर्खियों में आया जब बाल गंगाधर तिलक ने 1916 में होम रूल लीग, इन्होंने एक लीग की स्थापना की थी, होम रूल लीग। तो इसकी स्थापना के समय इन्होंने घोषणा की कि स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूँगा। तो इस समय ये शब्द काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में आया। इसके बाद 1920 में महात्मा गांधी ने सर्वप्रथम 1920 में, तो जो गांधी जी थे उन्होंने 1920 में इस शब्द का प्रयोग किया था कि मेरा स्वराज भारत के लिए संसदीय शासन की मांग है और जो वयस्क मताधिकार पर आधारित हो। तो यहाँ तक अगर हम बात करें तो 1920 में गांधी जी ने शब्द का प्रयोग किया और उस समय इन्होंने कहा कि मेरा जो स्वराज है उसमें जो वयस्क मताधिकार का सिद्धांत है वो शामिल है। मतलब भारत में एक संसदीय शासन प्रणाली हो जिसमें सभी लोगों को वोट देने का अधिकार हो। और आगे चलकर गांधी जी ने इस स्वराज शब्द के व्यापक अर्थ निकाले हैं। ठीक है, इसको व्यापक रूप से स्वराज शब्द को गांधी जी ने रखा है और अब हम उन्हीं के कॉन्टेक्स्ट में स्वराज को समझेंगे। तो स्वराज का दोस्तों बहुत ज़्यादा व्यापक अर्थ है और गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में काफ़ी ज़्यादा इसका व्यापक अर्थ हो जाता है। तो इसीलिए हम यहाँ पे सारी बातें करेंगे। अब स्वराज में कई सारी चीज़ें शामिल हैं। स्वराज में सिर्फ ये नहीं है कि इसे आप स्वतंत्रता के रूप में देख लो या स्वशासन के रूप में देख लो, इसका अर्थ काफ़ी व्यापक है। तो सारी बातें अब मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में ये सारी बातें हो रही हैं। अब आई होप आप यहाँ तक आपको सारी बातें समझ में आ रही हैं। गांधी जी के स्वराज्य का अभिप्राय ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता के साथ ऐसे प्रजातांत्रिक शासन की स्थापना करना है जिसके अंतर्गत सभी वर्गों और समुदायों को समान व उचित अवसर के साथ शक्ति प्राप्ति हो सके। उनके अनुसार स्वराज का अर्थ आत्मशासन था। गांधी जी ने भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन की वैधता पर प्रश्न उठाते हुए आत्मशासन पर बल दिया जो कि व्यक्तियों एवं समुदायों पर आधारित था। गांधी जी के अकॉर्डिंग अगर हम बात करें तो इनका स्वराज से जो अभिप्राय था वो ये था कि ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता, इसके साथ ही एक लोकतांत्रिक शासन की स्थापना, इसके साथ ही जो मतलब सभी वर्ग हैं, जो सभी समुदाय हैं, उन सभी को उचित अवसर या वो सभी सशक्त हो सकें सही रूप से। ठीक है, किसी के साथ भेदभाव ना हो। इसके अलावा स्वराज का अर्थ इनके अनुसार आत्म अनुशासन था। तो यहाँ पे देखिए स्वराज के कई सारे अर्थ गांधी जी के अकॉर्डिंग थे कि ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता मिले, किसी के साथ भेदभाव ना हो, लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था हो, तो ये स्वराज है। ठीक है, स्वराज में इन्होंने आत्मशासन की बात की। आत्मशासन का मतलब यह है कि हर एक व्यक्ति अपने ऊपर शासन करे। अपने ऊपर शासन का मतलब यह है कि अपने आप को एक डिसिप्लिन में रखे, कोई गलत काम ना करे। ऐसा नहीं है कि कानून बनाया जाएगा तभी व्यक्ति मतलब कोई चीज़ करेंगे, कुछ नहीं करेंगे, बल्कि इन गांधी जी ने कहा कि व्यक्ति को अपने आप को आत्मशासन के अंतर्गत आत्म अनुशासन में रखना चाहिए, डिसिप्लिन में रखना चाहिए कि अगर कोई चीज़ अनैतिक है तो व्यक्ति उसको नहीं करेगा। ठीक है, कानून का उल्लंघन नहीं करेगा। तो ये सारी चीज़ें स्वराज के अर्थ में गांधी जी के कॉन्टेक्स्ट में रही थी। गांधी जी ने
स्वराज के अर्थ का व्यापक विस्तार करते हुए तर्क दिया कि स्वराज का अर्थ केवल राजनीतिक स्तर पर विदेशी शासन से स्वाधीनता प्राप्त करना नहीं है, इसमें सांस्कृतिक और नैतिक स्वाधीनता का विचार भी शामिल है। यदि कोई समाज राजनीतिक दृष्टि से तो स्वाधीन हो, परंतु सांस्कृतिक दृष्टि से पराधीन यानी कि गुलाम हो, अर्थात उसे अपनी गतिविधियों के निर्देशन के लिए दूसरों का मुंह ताकना पड़े, तो वह स्वाधीन होते हुए भी स्वराज विहीन होगा। तो यहाँ पे गांधी जी कह रहे हैं कि देखो भाई, स्वराज का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि हम विदेशी शासन से आज़ाद हो जाएं। मान लो विदेशी शासन जो ब्रिटिश का शासन था, भारत से मतलब भारत से हट जाए या भारत से चला जाए, तो क्या भारत अगर स्वाधीन हो गया हो जाता है ऐसी स्थिति में, तो क्या भारत ने स्वराज प्राप्त कर लिया? तो ऐसा नहीं होगा। स्वराज का अर्थ सिर्फ इतना नहीं है, स्वराज का अर्थ और ज़्यादा व्यापक है। तो गांधी जी कह रहे हैं कि स्वराज का अर्थ सिर्फ ये नहीं है कि हम विदेशी शासन से मुक्ति पा लें, स्वराज का अर्थ ये भी है कि जो हमारी संस्कृति है, हमारा हमारा जो देश है, हमारी संस्कृति के ऊपर ही टिका रहे। ऐसा ना हो कि हम राजनीतिक रूप से तो स्वतंत्र हो जाएं, लेकिन सांस्कृतिक रूप से अभी हम डिपेंड हैं दूसरे के ऊपर। जैसे कि मान लो सांस्कृतिक रूप से हम यूरोपीय कल्चर को फॉलो कर रहे हैं, या सांस्कृतिक रूप से हम अपना कल्चर भूलते जा रहे हैं। हम अपना जो हमारे सिद्धांत हैं, हमारी जो मतलब एजुकेशन है, हमारे देश की जो खोज है, हम उन सब चीज़ों को भूल कर किसी दूसरे देश की संस्कृति के ऊपर डिपेंड है। तो गांधी जी ने ये कहा कि हमें इससे भी स्वतंत्र होना पड़ेगा। ठीक है, तो अगर एक स्वराज व्यक्ति चाहता है स्वराज, तो स्वराज का अर्थ ये भी है कि हमें राजनीतिक स्वतंत्रता भी प्राप्त हो, साथ में सांस्कृतिक दृष्टि से भी हम स्वतंत्र हों। आगे समझाते हैं गांधी जी कि गांधी जी के अनुसार स्वराज का पौधा उस देश में पनपता है जिसकी जड़ें अपनी परंपराओं से जुड़ी हों, परंतु वह इन परंपराओं की त्रुटियों या कमियों के प्रति भी जागरूक हो और दूसरों से अच्छी बातें सीखने को तैयार हो। जिस राष्ट्र की बुनियाद अपनी परंपराओं पर नहीं टिकी होंगी, वह हवा के हर झोंके के साथ हिल जाएगा। स्वराज यह मांग करता है कि सांस्कृतिक दृष्टि से हमारा अपना एक घर होना चाहिए जो हमें सुरक्षा प्रदान करे, परंतु उस घर की खिड़कियां और दरवाजे खुले रखे जाएं ताकि उसमें सब ओर से उत्तम या अच्छे विचारों की ताज़ा हवा आती रहे, अन्यथा उसमें घुटन पैदा हो जाएगी और दुर्गंध आने लगेगी। तो कुल मिलाकर गांधी जी यही कह रहे हैं कि जो स्वराज है वो उसी देश में यह रहेगा जहाँ की जो जड़ें हैं वो उसकी खुद की जड़ें हैं। मतलब कहने का यह है कि सांस्कृतिक रूप से भी एक जो देश है उसे अपनी संस्कृति की सराहना करते हुए, या जो संस्कृति है उसकी, उसी के ऊपर चलते हुए उसे आगे की राह तय करनी चाहिए। मतलब ये है कि सांस्कृतिक रूप से एक देश किसी दूसरे के ऊपर टिका ना रहे। जैसे कि भारत की अपनी संस्कृति है, भारत में जो मतलब चीज़ें हैं वो अपनी हैं। जैसे कि आप भारत में धर्मनिरपेक्षता देख लो, मैं हर बार इसका उदाहरण देता हूँ तो क्योंकि बहुत ईजी है। धर्मनिरपेक्षता जो शब्द है वो भारतीय संस्कृति में अलग है और उसी के अकॉर्डिंग आज भी भारतीय संस्कृति में संविधान में शामिल किया गया है ये शब्द। लेकिन यूरोप की संस्कृति अलग रही है, इसलिए वहाँ पर सेकुलरिज्म या धर्मनिरपेक्षता के शब्द का मतलब अलग है। हमारे यहाँ देश की रक्षा करना या मतलब अलग-अलग जो चीज़ें हैं वो कर्तव्य के रूप में, ड्यूटी के रूप में समाहित है, वो नैतिक रूप में शामिल है। हमारे देश में राजधर्म क्या था? हमारे देश में राजधर्म यही था कि नागरिकों की रक्षा की जाए राजा के द्वारा, प्रजा की रक्षा करना ही राजा का राजधर्म था। यह सब कुछ, ये सारी चीज़ें थी। तो ये हमारी सांस्कृतिक चीज़ें रही हैं। तो गांधी जी का स्वराज का अर्थ यही है कि सांस्कृतिक रूप से भी एक जो देश है वो अपनी संस्कृति के ऊपर टिका रहे। हालाँकि गांधी जी ये भी कह रहे हैं कि आपको अपनी संस्कृति पर टिकना है, अपनी परंपराओं पर चलना है, लेकिन साथ में अगर आपकी परंपराओं में कोई कमी है, तो आप उसे सुधारिए, ठीक है? अगर आपको किसी दूसरी संस्कृति में कोई अच्छी चीज़ दिखाई देती है, तो आप उसको शामिल कर लो। तो ये भी गांधी जी कह रहे हैं। ये नहीं कह रहे कि आप रूढ़िवादी बन जाओ, आप हमेशा सिर्फ अपनी संस्कृति को ही लेकर अटल रहो, नहीं। लेकिन अगर आपको समय अनुसार लगता है कि कुछ कमियाँ हैं, तो आप उसको दूर करने का प्रयास करें और साथ में दूसरी संस्कृति की जो अच्छी चीज़ें हैं, आप उसे अपनाने का प्रयास करें। तो ये भी स्वराज का गांधी जी के अकॉर्डिंग अर्थ है। तो गांधी जी के अकॉर्डिंग ये सारी बातें स्वराज के अंतर्गत ही की जा रही हैं, और भी कुछ अर्थ हैं, इनको आप देखिए। सच्चा स्वराज तब आएगा जब कहीं भी सत्ता का दुरुपयोग होने पर सब लोग उसका विरोध करना सीख जाएंगे और इसके लिए उपयुक्त क्षमता प्राप्त कर लेंगे। मतलब एक तरह से ये भी बात कर रहे हैं लोगों के सशक्तिकरण की। गांधी जी यहाँ पे कह रहे हैं कि सच्चा स्वराज तब आएगा जब सभी व्यक्ति किसी जब सत्ता का दुरुपयोग होता है उसके मुद्दे पर उसका विरोध करना सीख जाएंगे। जब सीख जाएंगे कि उसका मतलब किस तरह से विरोध करना है, जब वो सशक्त हो जाएंगे, तो ये सच्चा स्वराज होगा।
गांधी जी स्वराज की ऐसी अवधारणा के समर्थक थे जो व्यक्ति को समाज के दीन दुखी लोगों के उद्धार के लिए प्रेरित करती है। गांधी जी का दोस्तों ये थोड़ा व्यापक दृष्टिकोण था कि गांधी जी ने स्वराज में ये बात भी शामिल की गई थी कि स्वराज के अंतर्गत एक जो अमीर व्यक्ति है, जो संपन्न व्यक्ति है, जो किसी व्यक्ति की मदद कर सकता है, और दूसरी तरफ एक ऐसा व्यक्ति है जो दीन दुखी है, जो मतलब बहुत कमजोर है। तो ऐसे में उस व्यक्ति को जो समर्थ है, जब वो व्यक्ति कमजोर व्यक्ति का मतलब थोड़ा सा उद्धार करने का प्रयास करेगा, उनकी मदद करने का प्रयास करेगा, तो ये स्वराज होगा। एक अमीर व्यक्ति, एक अच्छा मतलब संपन्न वर्ग व्यक्ति एक गरीब या कमजोर व्यक्ति को जब सहारा देगा, तो ये होगा स्वराज। तो स्वराज में गांधी जी ने ये बात भी शामिल की है। व्यक्ति के स्तर पर स्वराज का अर्थ यह था व्यक्ति को अपने ऊपर पूर्ण नियंत्रण होना। इसके साथ ही व्यक्तिगत स्तर पर पूरे देश के लिए हम बात करते हैं स्वराज की, कि समाज के लिए स्वराज ये है वो है, तो ये सारी बातें हैं, लेकिन व्यक्तिगत स्तर पर भी स्वराज की गांधी जी ने बात की कि एक पर्सनल व्यक्ति के लिए स्वराज क्या है। पर्सनल व्यक्ति के लिए एक स्वराज ये भी है कि व्यक्ति का अपने ऊपर पूरा नियंत्रण हो। कई बार हम आवेग में, गुस्से में आकर कुछ गलत चीज़ें कर देते हैं, अनैतिक चीज़ें कर देते हैं जो नहीं करनी चाहिए। तो हमें डिसिप्लिन में रखना है, अपने आप को कंट्रोल में रखना है, ठीक है। एक तो ये अपना आप पर एक नियंत्रण रखना भी व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वराज होगा। तो ये सारी बातें थी स्वराज के अंतर्गत। आई होप यहाँ तक आपको क्लियर होंगी बातें। अब गांधी जी ने कुछ साधन भी बताए हैं। गांधी जी ने कहा है कि स्वराज को प्राप्त करने का या स्वराज के ऊपर चलने का के लिए कुछ आवश्यक तत्व भी हैं, जैसे कि सत्य और अहिंसा। गांधी जी ने कहा कि सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर ही हम स्वाधीनता यानी कि स्वराज प्राप्त कर सकते हैं, आज़ादी प्राप्त कर सकते हैं, और ये सारी चीज़ें जो ऊपर मैंने बताई स्वराज के अंतर्गत, ये सारी चीज़ें प्राप्त कर सकते हैं। तो गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। गांधी जी ने स्वराज के उद्देश्य को सत्य व अहिंसा के माध्यम से प्राप्त करने पर बल दिया। गांधी जी का मानना है कि मानव के प्रत्येक पहलू में सत्य व अहिंसा को शामिल किया जाना चाहिए। उनका कहना था कि स्वराज तभी आ सकता है जब हम सभी मिलकर इसे प्राप्त करें और सत्य व अहिंसा के रास्ते पर चलें। और जाहिर सी बात है, सत्य और अहिंसा के सहारे ही गांधी जी ने एक प्रमुख जो आंदोलन थे देश की आज़ादी के लिए, उसका नेतृत्व किया। गांधी जी का मानना था कि स्वाधीनता के लक्ष्य को हिंसा के माध्यम से प्राप्त करने वाले आधुनिक सभ्यता के समर्थक हैं। भारतीय स्वाधीनता के उद्देश्य को हिंसा के माध्यम से प्राप्त नहीं किया जा सकता। स्वराज को केवल निष्क्रिय प्रतिरोध के द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। तो गांधी जी का दोस्तों मानना था कि जो आज हम देख रहे हैं आधुनिक सभ्यता का एक समर्थक के रूप में कह सकते हो कि हिंसा के माध्यम से स्वाधीनता प्राप्त करने के लिए बहुत सारे लोग थे, बहुत सारे नेता थे, ठीक है। तो गांधी जी ने उनका समर्थन ना करते हुए कहा कि भारतीय स्वाधीनता हम अहिंसक तरीके से ही प्राप्त कर सकते हैं। जो कि गांधी जी का एक दृष्टिकोण ये भी था कि शांति अगर रहे, शांतिपूर्ण अगर ढंग से अगर हम करेंगे, तो इससे कम से कम जो लोग हैं उनका मतलब ऐसा नहीं है कि सरकार बहुत ज़्यादा मतलब बारी करे या लोगों का मतलब दमन करने का प्रयास करे। तो जब सत्य और अहिंसा के रास्ते पर चलकर हम आज़ादी के लिए लड़ेंगे, तो गांधी जी का ऐसा मानना था कि लोगों का जो लोगों की जो जान माल है उसकी भी सुरक्षा होगी। हालांकि फिर भी यहाँ पे किसी भी तरह का डर नहीं था स्वराज में लोगों को निडर होने के लिए ही कहा गया था। आई होप सारी बातें आपको क्लियर होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस तरह आपका जो फ्रीडम का टॉपिक था वो पूरी तरह समाप्त हो गया। पूरी तरह हमने फ्रीडम को पढ़ लिया। इससे पहले वाली वीडियो में मैंने आपको फ्रीडम के बारे में, स्वतंत्रता के बारे में बताया था, और आज की इस वीडियो में जो भी बातें बताई उसके द्वारा आपकी जो यूनिट थी फ्रीडम वाली वो पूरी तरह खत्म हो गई। आई होप सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और कमेंट करके अपना फीडबैक जरूर दें। थैंक यू।